Hello class, today we are going to see the concept called kinds of shares. Okay, तो आज हम लोग ये concept पढ़ने वाले kinds of shares में देखते हैं as per section 43 of the Companies Act 2013. ठीक है, a company can issue different types of shares depending upon the right to control, income and risk. The following chart shows the different kinds of shares. तो यहाँ पर दिया हुआ है एज पर सेक्शन 43 ऑफ द कंपनीज एक्ट जो है उसके अकॉर्डिंग कंपनीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स इशू कर सकती है डिपेंड अपॉन द कंट्रोल, इनकम और रिस्क के ऊपर। तो ये जो इनकम, कंट्रोल और ये जो रिस्क है ना, ये कंपनी शेयर्स के रिगार्डिंग कैलकुलेट करेगी और जो उसको परफेक्ट लगेगा वो उस टाइप के शेयर्स को कंपनी इशू करने को सोचेगी एंड इशू करेगी। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग चार्ट देख सकते हो शेयर्स को ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट है हमारा इक्विटी शेयर और दूसरा है हमारा प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, अब इस इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में भी बहुत सारे कैटेगरीज हैं। ठीक है, बहुत सारे क्लास हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं। ठीक है, इक्विटी शेयर्स में देखेंगे तो दो टाइप्स हैं, जैसे कि इक्विटी शेयर विद वोटिंग राइट्स है, ठीक है, और एक है इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। यानी ये दोनों जो शेयर्स है, इक्विटी शेयर विद वोटिंग राइट एंड इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट, ये दोनों डिफरेंट कंसेप्ट है। ठीक है ना, बट ज़्यादातर इनमें सिमिलैरिटी ही देखने को मिलती है और इनके अंदर जो डिफरेंस है वो सिर्फ वोटिंग को लेके होता है। ठीक है, सो रिलेटेड टू वोटिंग, कब और किस तरीके से किसको पहले वोटिंग करने को मिलेगा, रिलेटेड टू दैट। तो ये दो क्लास एंड दो कैटेगरीज ऑफ इक्विटी शेयर है। ठीक है, अगर हम बात करें प्रेफरेंस शेयर्स की, तो प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर आप देख सकते हो 8 कैटेगरीज हैं, यानी 8 टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है। पहला है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, दूसरा है नॉन क्यूमुलेटिव, तीसरा पार्टिसिपेटिंग, फिर चौथा नॉन पार्टिसिपेटिंग, पांचवा कन्वर्टेबल, छठवा नॉन कन्वर्टेबल, सातवां रिडीमेबल एंड आठवां इरिडीमेबल। तो कंपनी वी कैन से वो एसेटेन करेगी राइट, कंट्रोल, इनकम एंड रिस्क, एंड उसके रिलेटेड कंपनी इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर कौन सा जाना है, फिर इक्विटी शेयर में कौन से कैटेगरी का शेयर इशू करना है या प्रेफरेंस शेयर में कौन से कैटेगरी का शेयर इशू करना है, वो कंपनी डिसाइड करके वो शेयर्स को इशू करने का काम करेगी। तो जैसे हम और आगे पढ़ेंगे वैसे ही हम ये सारे टाइप्स भी देखेंगे। सबसे पहला यहाँ पर जो कंसेप्ट है वो हम इक्विटी शेयर के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो हियर इट इज़ इक्विटी शेयर। सो सबसे पहले हम लोग इक्विटी शेयर के बारे में देखते हैं और फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स देखेंगे। ठीक है, इक्विटी शेयर देखिए, इक्विटी शेयर्स आर ऑल्सो नोन एज ऑर्डिनरी शेयर। इक्विटी शेयर को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी शेयर भी बोलते हैं। ये लाइन आप लोग याद करके रखिएगा क्योंकि ये लाइन एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स में आता है। तो इक्विटी शेयर ऑल्सो नोन एज द ऑर्डिनरी शेयर। कंपनीज एक्ट डिफाइन इक्विटी शेयर एज दो शेयर्स विच आर नॉट ए प्रेफरेंस शेयर। कंपनी एक्ट जो है 2013, जो इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 है, वो इक्विटी शेयर को इस तरीके से डिफाइन करता है कि दो शेयर्स विच आर नॉट ए प्रेफरेंस शेयर, यानी इक्विटी शेयर वो शेयर है जो प्रेफरेंस शेयर्स की कैटेगरी में नहीं आते, यानी जो शेयर प्रेफरेंस शेयर्स की कैटेगरी में नहीं आता है वो सारे शेयर्स इक्विटी शेयर्स कंसिडर किए जाएंगे। ठीक है, अबाउट डेफिनेशन भी यहाँ पर दिया हुआ है, उससे अबाउट डेफिनेशन का मीनिंग भी दिया हुआ है। देखिए, पहले वाले इक्विटी शेयर्स डू नॉट एंजॉय प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड, यानी इक्विटी शेयर्स जो है उनको प्रेफरेंस नहीं है। किस में नहीं है, डिविडेंड में। यानी अगर कंपनी के पास प्रॉफिट है और कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहती है तो वो सबसे पहले किसको बुलाएगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बुलाएगी और उनको डिविडेंड देगी, और उसके बाद अगर कुछ प्रॉफिट है और डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है तो उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलेगा। यानी डिविडेंड में पहले हिस्सेदारी, पहला प्रेफरेंस इक्विटी शेयर होल्डर को नहीं मिलता, बाद में मिलता है। और इक्विटी शेयर डू नॉट हैव द प्रायोरिटी फॉर द रिपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। यानी इक्विटी शेयर को एक और चीज़ है, जब कंपनी वाइंड अप होती रहती है, यानी जब कंपनी बंद होगी, वाइंड अप होगी, ठीक है, तो उस कैटेगरी में इन्वेस्टर्स ने जो इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्ट किया है उनको उनका पैसा वापस चाहिए होगा। तो इस केस में भी कंपनी क्या करती है, सबसे पहले पैसा एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को रिपे करने का काम करती है। उसके बाद अगर कुछ कैपिटल बचेगा तो
इक्विटी शेयर होल्डर को, यानी यहाँ पर दो चीज़ों में प्रेफर इक्विटी शेयर होल्डर को पहला राइट नहीं मिलता। पहले बात गेटिंग द डिविडेंड और दूसरा बात गेटिंग द कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। ठीक है, इक्विटी शेयर्स आर फंडामेंटल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग द बिजनेस एक्टिविटी। इक्विटी शेयर क्या है? फंडामेंटल सोर्स। फंडामेंटल सोर्स का मतलब होता है बेसिक सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग द बिजनेस एक्टिविटी। इक्विटी शेयर होल्डर्स ओन द कंपनी एंड बियर द अल्टीमेट रिस्क एसोसिएटेड विद द ओनरशिप। जो इक्विटी शेयर होल्डर होता है वो क्या करता है? कंपनी में पैसे लगाता है तो वो कंपनी का ओनर हो जाता है, और एक बार कंपनी का ओनर हो जाने के बाद में जो भी कंपनी से रिलेटेड रिस्क होता है वो सारा का सारा इक्विटी शेयर होल्डर बेयर करने का काम करता है, यानी वो रिस्क उठाने का काम करता है। ठीक है, आफ्टर, यहाँ पे देखिए, आफ्टर पेइंग क्लेम्स फॉर ऑल आफ्टर पेइंग क्लेम्स ऑफ ऑल अदर इन्वेस्टर्स द रिमेनिंग पॉइंट बिलोंग टू द इक्विटी शेयर होल्डर। यानी जब कंपनी सारे क्लेम्स पे कर देगी, यानी क्रेडिटर्स को और बाकी लोगों को जो भी उनका क्लेम है फ्रॉम द कंपनी उनको पे कर देगी, उसके बाद जो बचा हुआ कैपिटल है वो शेयर होल्डर का होता है। दस इक्विटी शेयर होल्डर्स आर रेसिडुअल क्लेमेंट्स। इसके लिए इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या बोलते हैं? रेसिडुअल क्लेमेंट्स बोलते हैं। रेसिडुअल क्लेमेंट्स का मतलब वो होता है जो सबसे लास्ट में आता है और पैसे लेता है। यानी इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी में सबसे लास्ट में आएंगे और अपना पैसा लेंगे। उसके पहले जो भी पैसा होगा सारे के सारे जो भी क्लेम करने वाले होंगे कंपनी से रिलेटेड उनको पैसा रिफंड किया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रेसिडुअल क्लेमेंट्स ऑफ इनकम एंड एसेट्स ऑफ द कंपनी। यानी सबसे लास्ट में आएंगे और जो भी बचा कुचा चीज़ रहेगा उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर का ही अधिकार होगा, ओनरशिप होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, इक्विटी शेयर होल्डर डू नॉट कैरी एनी फिक्स्ड कमिटमेंट ऑफ डिविडेंड। इक्विटी शेयर होल्डर को ऐसा कोई फिक्स्ड कमिटमेंट नहीं है कि आपको डिविडेंड मिलेगा या ये स्पेसिफिक रेट पे मिलेगा। ठीक है, वो इक्विटी शेयर होल्डर को कभी नहीं करेगा मैनेजमेंट। ठीक है, दे आर पेड द डिविडेंड एट द रेट रिकमेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। उनका जो डिविडेंड है और रेट ऑफ डिविडेंड जो है वो रिकमेंड करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड अकॉर्डिंगली उनको उनका डिविडेंड मिलेगा। इफ़ देर इज़ नो प्रॉफिट नो डिविडेंड विल बी पेड। अगर कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं है तो इक्विटी शेयर होल्डर को कोई भी डिविडेंड नहीं मिलेगा। सिमिलरली इफ देर इज़ अ लेस प्रॉफिट लेसर डिविडेंड विल बी पेड। दस द फॉर्च्यून ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर टाइड अप विद द अप्स एंड डाउन्स ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी में कम प्रॉफिट है तो कम इक्विटी शेयर होल्डर को कम डिविडेंड मिलेगा। और इस तरीके से हम बात कर सकते हैं कि जो किस्मत है इक्विटी शेयर होल्डर की वो कंपनी के परफॉर्मेंस के बेस पे डिपेंड है। अप्स एंड डाउन्स बिजनेस में होगा तो उनको बेयर करना पड़ेगा। ठीक है, इफ़ द कंपनी इज सक्सेसफुल if the company is successful they enjoy great financial reward and if the company fails the risk falls mainly on them। अगर कंपनी सक्सेसफुली बिजनेस कर रही है तो सबसे ज़्यादा जो उसका बेनिफिट है वो इक्विटी शेयर होल्डर उठाते हैं, लेकिन अगर कंपनी फेल होती है, रिस्क होता है कहीं ना कहीं, तो सारा का सारा इक्विटी शेयर होल्डर के ही ऊपर आता है। इट इज़ एग्जैक्टली बिकॉज ऑफ दिस पोजिशन ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इज नोन एज अ वेंचर कैपिटल और रिस्क कैपिटल। इसके लिए इक्विटी शेयर होल्डर के कैपिटल को वेंचर कैपिटल या रिस्क कैपिटल भी बोल सकते हैं एक तरीके से। द ओनरशिप ऑफ इक्विटी शेयर्स आर रियल रिस्क बेरर्स। जो ओनरशिप है इक्विटी शेयर होल्डर का वो लोग रियल रिस्क बेरर्स है, यानी रियलिटी में सबसे ज़्यादा रिस्क वही लोग उठा सकते हैं और वही उठाते भी हैं। हाउएवर इक्विटी शेयर होल्डर पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। हाँ, एक राइट है इक्विटी शेयर होल्डर को कि वो मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी में भी कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपने डिसीजंस को लेट डाउन कर सकते हैं। दे आर इन्वाइटेड टू अटेंड द जनरल मीटिंग। उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जनरल मीटिंग अटेंड करने के लिए बुलाता है। दे आर अलाउड टू वोट ऑन ऑल द मैटर डिस्कस इन द जनरल मीटिंग। इक्विटी शेयर होल्डर को राइट है कि वो जो भी मैटर डिस्कस कर रहे हैं जनरल मीटिंग में उसके ऊपर वो वोटिंग कर सकते हैं। दे इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव्स टू मैनेज द कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रिप्रेजेंटेटिव भी इलेक्ट करते हैं या नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी इलेक्ट करते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर दस रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। उसके लिए इक्विटी शेयर होल्डर्स को रियल ओनर्स बोल सकते हैं रिलेटेड टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। तो ये एक तरीके से हम बोल सकते हैं इंट्रोडक्शन हुआ, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हुआ अबाउट द इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। अभी नीचे जो है वो फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर है। ठीक है, मैंने आप लोगों को पहले ही लेक्चर में बताया था
कि आप लोगों को बहुत स्पेसिफिक होना है कि अगर फीचर्स के बारे में बोला है तो किस शेयर्स के फीचर्स के बारे में बोला है। फीचर्स ऑफ शेयर्स अगर बोला है तो इसके पहले के चैप्टर में जो मैंने कंटेंट कवर किए वो आपको लिखना है। फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर बोला है तो जो मैं आज पढ़ाने वाला वो आपको लिखना है। फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर बोला है तो वो जो नेक्स्ट लेक्चर में होगा वो लिखना है। तो आपको बहुत स्पेसिफिक होना है। अगर आप इक्विटी शेयर का सिर्फ शेयर्स में लिख के आओगे या शेयर्स का इक्विटी शेयर्स में लिख के आओगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाला। एक दो पॉइंट जो सिमिलर है उसके बेस पे हाफ में मार्क्स या 1 मार्क या 1.5 मार्क दे देंगे, बाकी आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लेना, ठीक है, और उसके बाद फीचर्स लिखना और सबसे ज़्यादा अच्छे से ये चैप्टर करना है, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर में सबसे पहला क्या है, परमानेंट कैपिटल। इक्विटी शेयर होल्डर क्या कर रहे हैं, कंपनी को फंडामेंटल सोर्स ऑफ कैपिटल देते हैं ना, इसका मतलब वो क्या हो जाता है, परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल है कंपनी का। देखिए इक्विटी शेयर्स आर इरिडीमेबल इन नेचर। इरिडीमेबल मतलब क्या, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम जब तक कंपनी चलेगी तब तक इक्विटी शेयर होल्डर को उनका जो कैपिटल है वो रिटर्न नहीं करती कंपनी। हाँ, इन्वेस्टर को चाहिए तो वो अपने शेयर को किसी दूसरे को बेच सकता है, बट अगर इन्वेस्टर बोले नहीं मुझे कंपनी से मेरा पैसा रिटर्न चाहिए तो वो नहीं होता। इसके लिए इरिडीमेबल बोलते हैं। तो इक्विटी शेयर होल्डर जो है वो इरिडीमेबल ही नेचर है। द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द इक्विटी शेयर इज नॉट रिफंडेबल बाय द कंपनी ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। एक बार इक्विटी शेयर होल्डर से जो भी पैसा आ गया कंपनी के पास वो कंपनी रिफंड नहीं करती है ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। इक्विटी शेयर बिकम रिफंडेबल ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी और कंपनी डिसाइड टू बाय बैक द शेयर। इक्विटी शेयर्स तभी कंपनी को रिफंड हो सकता है जब कंपनी बंद हो रही हो या फिर कंपनी ने ये डिसाइड किया हो कि हमने जो भी शेयर मार्केट में इशू किया उसको हम वापस खरीदेंगे, उसको बोलते हैं बाय बैक ऑफ शेयर। दस इक्विटी शेयर कैपिटल इज लॉन्ग टर्म एंड द परमानेंट कैपिटल ऑफ द कंपनी। इसके लिए जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो लॉन्ग टर्म होता है और प्लस परमानेंट कैपिटल ऑफ द कंपनी होता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड। इक्विटी शेयर डू नॉट हैव अ फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड। इक्विटी शेयर होल्डर को कोई फिक्स्ड रेट पे डिविडेंड मिलेगा ऐसा कंपलसरी नहीं है। द रेट ऑफ डिविडेंड डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी। और जो ये रेट ऑफ डिविडेंड है इक्विटी शेयर होल्डर का, ये अमाउंट ऑफ प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड है। अच्छा प्रॉफिट अच्छा डिविडेंड, कम प्रॉफिट कम डिविडेंड, नहीं है तो नो डिविडेंड, ठीक है। इफ द कंपनी अर्न्स मोर प्रॉफिट डिविडेंड इज पेड एट द हायर रेट। ऑन द अदर हैंड इफ देयर इज एन इनसफिशिएंट प्रॉफिट और लॉस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में पोस्टपोन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, जो मैंने अभी बोला। इक्विटी शेयर होल्डर कैन नॉट कंपेल देम टू डिक्लेयर एंड पे द डिविडेंड। इक्विटी शेयर होल्डर कभी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर प्रेशर या दबाव या ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि उनको डिविडेंड देना ही है, ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर कैन नॉट कंपेल them to declare and pay the dividend. The income of equity share is uncertain and irregular. जो इनकम है इक्विटी शेयर होल्डर का वो अनसर्टन है और इरेगुलर। अनसर्टन मतलब पता नहीं कितना है और इरेगुलर मतलब मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भी नहीं गारंटी है, इसके लिए अनसर्टन और इरेगुलर। द इक्विटी शेयर गेट द डिविडेंड एट अ फ्लक्चुएटिंग रेट। इक्विटी शेयर होल्डर को जो डिविडेंड मिलता है वो कैसा मिलता है, फ्लक्चुएटिंग रेट पे मिलता है, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं राइट्स के बारे में। इक्विटी शेयर होल्डर्स को बेसिकली 4 राइट्स अवेलेबल है, ठीक है। पहला वाला है राइट टू वोट। इट इज़ द बेसिक राइट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर थ्रू विच दे इलेक्ट द डायरेक्टर्स, अल्टर मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो राइट टू वोट तो बेसिक राइट है इक्विटी शेयर होल्डर को, उसके थ्रू वो लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपने रिप्रेजेंटेटिव्स अपॉइंट करते हैं, प्लस जो भी चेंजेस होता है मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर उसको भी अंदर वो चेंजेस करते हैं। फिर राइट टू शेयर इन द प्रॉफिट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट राइट है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट राइट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, दे हैव राइट टू शेयर इन द प्रॉफिट। यानी इक्विटी शेयर होल्डर को ये अधिकार है कि जब कभी भी प्रॉफिट होगा तो उसके अंदर वो अपना शेयर ले सकते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड व्हेन डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ डिविडेंड, ओके। If the company is successful and make a handsome profit, they have an advantage of getting large dividend। अगर कंपनी ने अच्छा बिजनेस किया, अच्छा प्रॉफिट है तो उनको एडवांटेज होता है अच्छा प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड लेने का। फिर उसके बाद आता है तीसरा राइट टू इंस्पेक्ट द बुक। इंस्पेक्ट द बुक मतलब क्या, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट है, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है या जो भी डॉक्यूमेंट्स है, अगर इक्विटी शेयर होल्डर चाहे तो वो चेक कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है और उसकी एक कॉपी भी ले सकता है। चौथा है राइट टू ट्रांसफ़र द शेयर। ये सबसे इम्पॉर्टेंट राइट है क्योंकि
शेयर होल्डर को तो कंपनी पैसा रिफंड करती नहीं, इसके लिए उनको ये अधिकार है कि वो अपना शेयर्स बेच सकते हैं। ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर एंजॉय द राइट टू ट्रांसफर द शेयर एज पर द प्रोसीजर लेड डाउन इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो एज पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो भी उनका प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को फॉलो करके बंदा अपने शेयर्स को दूसरे किसी को ट्रांसफ़र कर सकता है। तो ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट राइट्स हैं। उसके बाद बोल सकते हैं नो प्रेफरेंशियल राइट्स। कंपनी के जो शेयर होल्डर है उनको कुछ प्रेफरेंशियल राइट्स नहीं है, जैसे कि इक्विटी शेयर होल्डर डू नॉट एंजॉय प्रेफरेंशियल राइट टू रिस्पेक्ट द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। पेमेंट ऑफ डिविडेंड का राइट है, बट फर्स्ट पेमेंट ऑफ गेटिंग डिविडेंड इज़ ये राइट नहीं है इक्विटी शेयर होल्डर को। यानी अगर प्रॉफिट है, डिविडेंड देना है, तो पहले इक्विटी शेयर होल्डर नहीं, पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर आएंगे, इक्विटी शेयर होल्डर बाद में आएंगे। इसके लिए नो प्रेफरेंशियल राइट है ये। दे आर पेड डिविडेंड ओनली आफ्टर डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स हैव बीन पेड। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले पे करेंगे, फिर इक्विटी शेयर होल्डर को पे करेंगे। सिमिलरली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर आर पेड लास्ट। इसी तरीके से जो कंपनी बंद हो रही है तो इक्विटी शेयर होल्डर को सबसे लास्ट में पैसा मिलेगा। फर्दर इफ नो सरप्लस अमाउंट इज़ अवेलेबल इक्विटी शेयर होल्डर विल नॉट गेट एनीथिंग। अगर कोई अमाउंट अवेलेबल नहीं है तो इक्विटी शेयर होल्डर को कुछ भी नहीं मिलेगा, यानी उनको उनका पैसे को वीकेंड से उनको अपना पैसा छोड़ना पड़ेगा। कुछ नहीं मिलेगा तो क्या कर सकते हैं, पर वो उनके राइट्स के बियॉन्ड है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कंट्रोलिंग पावर। द कंट्रोल ऑफ द कंपनी इज वेस्टेड विद द इक्विटी शेयर होल्डर। यानी कंपनी का जो भी कंट्रोलिंग पावर है वो ज़्यादातर इक्विटी शेयर होल्डर्स के हाथ में ही है, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो भी डिसीजन होगा उसको इक्विटी शेयर होल्डर से अप्रूव कराना होता है। इसके लिए हम बोल सकते हैं कि ज़्यादातर पावर्स जो है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के ही हाथ में है। दे आर ऑफ्टन डिस्क्राइब एज द रियल मास्टर्स ऑफ द कंपनी। इसके लिए उनको क्या बोलते हैं, रियल मास्टर्स ऑफ द कंपनी भी बोला जाता है। इट इज़ बिकॉज दे एंजॉय द एक्सक्लूसिव वोटिंग राइट। क्यों? क्योंकि उनके पास वोटिंग राइट का पावर है और उसके थ्रू वो लोग कोई भी डिसीजन को ले सकते हैं या चेंज भी कर सकते हैं। द एक्ट प्रोवाइड द राइट टू कास्ट वोट इन प्रपोर्शन टू द शेयर होल्डिंग। हाँ, इक्विटी शेयर होल्डर में जो है उनका जो पावर है, वोटिंग पावर है, दैट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ शेयर्स ही और शी होल्ड्स। यानी अगर वोटिंग करना है तो उसका जो पावर है वो नंबर ऑफ शेयर्स डिपेंड है, जिसके पास कितना शेयर है और उसके पास उतना वोटिंग पावर हो जाता है। दे कैन एक्सरसाइज देयर वोटिंग राइट बाय प्रॉक्सी। ठीक है ना, अगर कोई शेयर होल्डर मीटिंग के टाइम पे अवेलेबल नहीं है तो वो अपने जगह पे किसी दूसरे को भेज के वोटिंग करवा सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वोटिंग बाय प्रॉक्सी। ठीक है, विदाउट इवन अटेंडिंग द मीटिंग इन पर्सन। बाय एक्सरसाइजिंग द वोटिंग राइट दे कैन पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट एंड अफेयर्स ऑफ द कंपनी। वो लोग वोटिंग राइट के थ्रू मैनेजमेंट के और बिजनेस के अफेयर्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दे इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव कॉल्ड एज द डायरेक्टर्स ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। वो लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में किसी भी को भी डायरेक्टर एज अ डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं और किसी को भी एज अ डायरेक्टर रिमूव भी कर सकते हैं। दे आर अलाउड टू वोट ऑन ऑल मैटर डिस्कस इन द जनरल मीटिंग। उन लोगों को पावर है कि जो भी मैटर डिस्कस हो रहा है जनरल मीटिंग के अंदर वो लोग सारे मैटर्स पे वोटिंग कर सकते हैं। दस इक्विटी शेयर होल्डर्स एंजॉय कंट्रोल ओवर द कंपनी। के लिए इक्विटी शेयर होल्डर्स को कंट्रोल ओवर द कंपनी है। उसके बाद में बात करते हैं रिस्क की। इक्विटी शेयर होल्डर्स बियर द मैक्सिमम रिस्क ऑफ द कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर जो है वो सबसे ज़्यादा रिस्क बेयर करने का काम करता है फ्रॉम द कंपनी। दे आर डिस्क्राइब एज अ शॉक ऑब्जर्वर्स व्हेन द कंपनी हैज फाइनेंशियल क्राइसिस। उनको एक तरीके से शॉक ऑब्जर्वर्स भी बोला जा सकता है, क्योंकि जब कभी भी कंपनी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है उनका जो इंटरेस्ट है सबसे पहले अफेक्ट होता है। इफ़ द इनकम ऑफ द कंपनी फॉल द रेट ऑफ डिविडेंड कम्स डाउन। अगर इनकम फॉल हो गया तो डिविडेंड कम हो जाएगा। ड्यू टू दिस द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर कम डाउन। इसके वजह से जो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर होता है इक्विटी शेयर होल्डर का वो भी कम हो जाता है। इसके वजह से उनको कैपिटल लॉस होता है। दस इक्विटी शेयर होल्डर आर द मेन रिस्क बेरर। इसके लिए इक्विटी शेयर होल्डर को मेन रिस्क बेरर्स बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है रेसिडुअल क्लेमेंट्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर ओनर आर रेसिडुअल क्लेमेंट्स टू ऑल अर्निंग आफ्टर एक्सपेंसेस टैक्सेस एक्सेट्रा। रेसिडुअल क्लेमेंट्स किसको बोलते हैं? जो सबसे लास्ट में आता है और कुछ पर्चा कुछ आए तो वो लेता है। इसके लिए इक्विटी शेयर होल्डर को रेसिडुअल क्लेमेंट्स बोलते हैं, क्योंकि वो लास्ट में आता है और कुछ पैसा बचा है तो ही उसको मिलता है। जैसे एक्सपेंसेस पे कर दिया, टैक्सेस पे कर दिया, ओवरहेड्स के लिए पे कर दिया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे कर दिया। हाँ, अभी कुछ पैसा बचा है तो इक्विटी शेयर होल्डर लेगा।
रेसिडुअल क्लेम मीन्स द लास्ट क्लेम ऑफ द अर्निंग ऑफ द कंपनी, सबसे लास्ट में आना। ऑल्सो इक्विटी शेयर होल्डर कम लास्ट, दे हैव एन एडवांटेज ऑफ रिसीविंग एंटायर अर्निंग दैट इज लेफ्ट ओवर। हाँ, ये इक्विटी शेयर होल्डर भले लास्ट में आते हैं, लेकिन जो कुछ भी बचा कुछ है वो उन्हीं का हो जाता है लास्ट में। उसके बाद कोई क्लेम नहीं कर सकता। इसके बाद बात करते हैं नो चार्ज ऑन द एसेट। इक्विटी शेयर होल्डर डू नॉट क्रिएट एनी चार्ज ओवर द एसेट्स ऑफ द कंपनी। चार्ज क्रिएट करने का मतलब होता है किसी भी परिस्थिति में अगर इक्विटी शेयर होल्डर को कोई लॉस हो रहा है तो वो एसेट्स बेच के अपना लॉस रिकवर कर सकते हैं। बट ये जो राइट है, ये जो चार्ज है वो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए नहीं होता, वो सिर्फ डिबेंचर होल्डर्स के लिए होता है। चार्ज मीन्स इंटरेस्ट और लिंक क्रिएटेड ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी इन द फेवर ऑफ द क्रेडिटर। इक्विटी शेयर होल्डर क्रेडिटर नहीं, इक्विटी शेयर होल्डर कौन है? ओनर ऑफ द कंपनी है। ठीक है, जब आप ओनर ऑफ द कंपनी हो तो आपके लिए ऐसे चार्ज क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। ये चार्ज मेनली डिबेंचर होल्डर्स के लिए क्रिएट किया जाता है फ्रॉम द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, क्योंकि डिबेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं बोनस इशू के। बोनस शेयर्स आर इशूड एज अ गिफ्ट टू द इक्विटी शेयर होल्डर। दीज शेयर्स आर इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर। हाँ, इक्विटी शेयर होल्डर ओनर होने की वजह से उनको ये राइट है कि जब कभी भी कंपनी बोनस शेयर इशू करेगी, बोनस शेयर ऐसे शेयर होते हैं जो कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल इक्विटी शेयर होल्डर्स को इशू करती हैं। तो उस केस में सारे शेयर होल्डर्स जो है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो है उनको ये राइट है, वो एलिजिबल होते हैं कि बोनस शेयर्स को लेंगे। ठीक है, दीज शेयर्स आर इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर। ये जो शेयर्स है, बोनस शेयर्स है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट इशू होते हैं एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को। दीज आर इशूड आउट ऑफ द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, और ये शेयर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से ही देती है कंपनी सारे इक्विटी शेयर होल्डर को। जैसे कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो कुछ पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो है वो रिटेन अर्निंग में डाल देती है। तो जब कभी कंपनी को पैसा यूज़ करना होता है रिटेन अर्निंग से, तो उसके बदले में कंपनी क्या करती है, सारे लोगों को, इक्विटी शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर देती है और रिटेन अर्निंग का पैसा कंपनी बिजनेस में यूटिलाइज कर देती है। दीज आर इशूड आउट ऑफ द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, इसके लिए उसको बोलते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। बोनस शेयर्स आर इशूड इन प्रपोर्शन टू द शेयर्स हेल्ड। ठीक है, बोनस शेयर प्रपोर्शन में बेचते हैं, जैसे 2:1, जिसके पास भी 2 शेयर है उसको 1 शेयर बोनस मिलेगा, ये प्रपोर्शन। दस द कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर टेंड टू ग्रो ऑन इट्स ओन। इसके लिए जो इक्विटी शेयर होल्डर है, जब कंपनी बोनस शेयर देती है तो उनका जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है वो बढ़ जाता है कंपनी में। दस द बेनिफिट्स अवेलेबल ओनली टू इक्विटी शेयर होल्डर। ये जो बेनिफिट है ये सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही अवेलेबल है। उसके बाद बात करते हैं राइट इशू। When the company need more fund for expansion purpose and raises further capital by the issue of share, the existing equity shareholders may be given priority to get newly offered share. जब कभी भी कंपनी को एक्सपेंशन के लिए या वीकेंड से ग्रोथ के लिए या किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए और पैसा चाहिए होता है इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर, तो इक्विटी शेयर होल्डर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर है, ये उनका राइट है कि जब कभी भी कंपनी न्यू क्लास ऑफ शेयर या न्यू लॉट ऑफ शेयर इशू कर रही है, वो सबसे पहले अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को पूछेगी। जैसे मैं एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर हूँ और मेरी कंपनी न्यू लॉट ऑफ शेयर इशू करना चाहती है, तो सबसे पहले वो ऑफ़र मुझे देगी। अगर मैंने वो ऑफ़र एक्सरसाइज करना है तो मैं एक लेटर ऑफ कंसेंट लिख के दूंगा और वो शेयर्स खरीद लूँगा। हाँ, जो शेयर्स मैं खरीदूँगा उसका जो मार्केट वैल्यू होगा उससे कम में ही मुझे कंपनी ऑफ़र करेगी। अगर मुझे नहीं चाहिए तो कंपनी क्या करेगी, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को शेयर मार्केट में लेके जाके शेयर्स बेच देगी। सो व्हेन द कंपनी नीड्स मोर फंड फॉर एक्सपेंशन पर्पस and raise further capital by the issue of share, the existing equity shareholder may be given priority to get newly offered share। तो जब कभी भी कंपनी न्यू लॉट ऑफ शेयर लेके आती है बेचने के लिए, किसी भी बिजनेस पर्पस के लिए उसको चाहिए, तो वो सबसे पहले एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को ऑफर करती है। दिस इज कॉल्ड राइट इशू, इसको हम लोग बोलते हैं राइट इशू। द शेयर्स आर ऑफर्ड टू इक्विटी शेयर होल्डर फर्स्ट इन प्रोपोर्शन टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग। ये जो शेयर्स है वो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को उनके प्रोपोर्शन में मिलता है, जैसे 2:1। ठीक है, ऐसे इशू होते हैं। उसके बाद बात करते हैं फेस वैल्यू का। द फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज लो। फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कंपेरेटिवली मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर से कम ही होता है, यानी 1 रुपये से 10 रुपये के बीच में कुछ भी हो सकता है फेस वैल्यू, लेकिन नॉर्मली कंपनियां 10 रुपया अपने शेयर्स का फेस वैल्यू डिसाइड करती हैं।
उसके बाद आता है मार्केट वैल्यू। देखिए, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर फ्लक्चुएट अकॉर्डिंग टू द डिमांड इन द सप्लाई ऑफ द शेयर। मार्केट वैल्यू जो होता है वो कंपनी का रिलेटेड टू द शेयर वो मार्केट में डिसाइड होता है। कंपनी के परफॉर्मेंस के बेस पे मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर ऊपर जाता है और नीचे आता है। कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो वैल्यू ऊपर जाएगा, कंपनी नहीं परफॉर्म कर रही है तो वैल्यू नीचे आ जाएगा, और इसके वजह से उसके डिमांड पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। अच्छा बिजनेस कर रही है तो कंपनी के शेयर्स का ज़्यादा डिमांड होगा, कम बिजनेस कर रही है, लॉस कर रही है तो कंपनी के शेयर्स का डिमांड कम होगा, जिसके वजह से उसके मार्केट वैल्यू के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है। द डिमांड एंड द सप्लाई ऑफ इक्विटी शेयर डिपेंड अपॉन द प्रॉफिट अर्न एंड द डिविडेंड डिक्लेयर। प्रॉफिट अर्न किया और डिविडेंड डिक्लेयर किया, इसके ऊपर डिमांड डिपेंड होता है। व्हेन अ कंपनी अर्न्स ह्यूज प्रॉफिट मेक मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इंक्रीजेस। कंपनी अच्छा प्रॉफिट कर रही है, मार्केट वैल्यू ऊपर जाएगा। ऑन द अदर हैंड व्हेन इट इनकर्स लॉस, मार्केट वैल्यू ऑफ इट्स शेयर्स कम्स डाउन, ये डिक्रीज होता है। ठीक है, अगर कंपनी लॉस कर रही है तो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स नीचे आ जाएगा। देयर आर फ्रीक्वेंट फ्लक्चुएशन इन द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। जो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर है उसके अंदर फ्लक्चुएशन होते ही रहता है इन कंपेयर टू अदर सिक्योरिटीज़। अदर सिक्योरिटीज़ जो इशू की है उसके कंपैरिजन में इक्विटी शेयर्स में सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है। देयरफॉर इक्विटी शेयर्स आर मोर अपीलिंग टू द स्पेक्यूलेटर्स। इसके लिए इक्विटी शेयर होल्डर्स सबसे ज़्यादा अपील करते हैं स्पेक्यूलेटर। स्पेक्यूलेटर वो होते हैं जो फोरकास्ट करते हैं कि फ्यूचर में इस शेयर्स का वैल्यू ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। फिर हमारा लास्ट पॉइंट है कैपिटल अप्रिसिएशन। शेयर कैपिटल अप्रिसिएशन टेक प्लेस व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इंक्रीजेस इन द शेयर मार्केट। किसी भी शेयर का जब मार्केट में वैल्यू बढ़ता है तो उस शेयर का वी कैन से कैपिटल अप्रिसिएशन होता है। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी and prosperity of the company enhances the reputation of a company in the share market। प्रॉफिटेबिलिटी जो है कंपनी का और प्रॉस्पेरिटी जो है, नाम एंड फेम एंड गुडविल जो है, वो किसी भी कंपनी का जो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर होता है उसको एनहेंस करता है और उसके अंदर कैपिटल अप्रिसिएशन करने का काम करता है। तो इसके लिए कैपिटल जो वैल्यू है शेयर्स का वो बढ़ जाता है। सो दिस इज़ व्हाट द कंसेप्ट ऑफ कैपिटल अप्रिसिएशन। इसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर जो हमने देखा था। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर विद वोटिंग राइट एंड विद डिफरेंशियल राइट। इक्विटी शेयर विद नॉर्मल वोटिंग राइट में देखिए, वोटिंग राइट ऑफ सच इक्विटी शेयर होल्डर इज इन द प्रोपोर्शन टू द शेयर होल्डिंग। यहाँ पर जो इक्विटी शेयर विद नॉर्मल वोटिंग राइट है इसका मतलब ये होता है कि जितना आपके पास शेयर है आपका वोटिंग पावर उतना है। ठीक है, आपके पावर को कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, आप किसी भी डिसीजन में आप अपने वोटिंग कर सकते हो। तो जैसे किसी के पास 10,000 शेयर है तो उसका वोटिंग पावर 10,000 टाइम्स ग्रेटर हो, किसी के पास 1,000 शेयर है तो उसका वोटिंग पावर 1,000 टाइम्स है। तो ऑब्वियसली ये जो नॉर्मल वोटिंग राइट है इन प्रपोर्शन टू द नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय द शेयर होल्डर। ठीक है, लेकिन हम बात करते हैं बी वाले की, इक्विटी शेयर भी डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। इक्विटी शेयर सच इक्विटी शेयर such equity holder shall have the varying right regarding the dividend voting and otherwise in accordance with Rule 4 of the Companies Act, Share Capital and Debenture Rule 2014। अभी यहाँ पे जो इक्विटी शेयर भी डिफरेंशियल वोटिंग राइट है, इसके अंदर जो इनका जो वोटिंग पावर है वो डिफर हो जाता है। ठीक है, रिगार्डिंग डिविडेंड, इनको डिविडेंड पे करना है तो उनके रिलेटेड उनका वोटिंग पावर डिफरेंट है, वोटिंग करना है तो उससे रिलेटेड भी डिफरेंट है। यानी कंपनी अपने रूल के हिसाब से, जो रूल 4 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2014 है, वो उसके रिगार्डिंग सारे जो डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स है वो कंपनी उनको बता देगी सारे शेयर होल्डर्स को कि आपका रूल 4 ऑफ कंपनीज एक्ट 2014 इस हिसाब से आपका वोटिंग पावर है और इस हिसाब से आप वोट कर सकते हो। तो इसके लिए उनका जो है वोटिंग राइट्स भी डिफरेंशियल है। ठीक है, thus the company can issue shares with limited voting right और with no voting right। तो कंपनी शेयर्स जो इशू करेगा वो लिमिटेड वोटिंग राइट्स है या फिर नो वोटिंग राइट्स। दे में भी एंटाइटल्ड टू एक्स्ट्रा रेट ऑफ डिविडेंड। इसके लिए अगर नो वोटिंग राइट है तो कंपनी इनको जो रेट ऑफ डिविडेंड थोड़ा ज़्यादा देंगे, या फिर अगर इनका शेयर्स जो है वो लिमिटेड वोटिंग राइट्स से रिलेटेड है तो कम, मतलब बोल सकते हैं इनका जो भी सिचुएशन है, कंडीशन है, वो बहुत कम जगह पे इनको वोटिंग का पावर्स अवेलेबल होगा। तो इसके लिए ये शेयर्स विद नॉर्मल वोटिंग राइट्स एंड शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर वी विल डू दिस मच ओनली। ठीक है,
मुझे आई होप कि आप लोगों को ये जो भी मैंने आज के लेक्चर में सिखाया या पढ़ाया है आप लोगों को समझ में आया रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रेफरेंसेस के बारे में। थैंक यू।